हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा 7वीं के ई लर्निंग के वसंत हिंदी क्लास में। आप लोग जानते हैं, आप लोगों के PT1 के सिलेबस के मुताबिक मैंने आप लोगों को आपका चैप्टर 1 विद क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस, चैप्टर 2 विद द सेम प्रोवाइड कर दिया है। हमने अगले प्रकरण में आप लोगों का थर्ड चैप्टर हिमालय की बेटियां, इसका अध्ययन किया था। आशा है ये पाठ आपको समझ में आई है और आपने इसका सही रसास्वादन भी किया है और अब हिमालय की बेटियों का परिचय आप लोगों को नए सिरे से देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग समय को न गंवाते हुए इसके प्रश्नोत्तर पर जाते हैं। आप लोग जानते हैं, मैं आप लोग जब से कक्षा 7वीं में आए हैं, मैं आप लोगों को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में एक्सरसाइजेस प्रोवाइड कर रही हूँ। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़े छोटे क्वेश्चंस, फिर उनसे बड़े, फिर उनसे बड़े। तो यहाँ भी वही फॉर्मेट चलेगा। सबसे पहला लघु उत्तरीय या 1 अंक का प्रश्न रहेगा। पाठ में किन 2 नदियों की विशेषता बताई गई? पाठ में किन 2 नदियों की विशेषता बताई गई? पाठ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषता बताई गई है। पाठ में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों की विशेषता बताई गई है। निबंध हिमालय की बेटियां के लेखक का नाम लिखो। हिमालय की बेटियों के लेखक का नाम है नागार्जुन। किसने नदियों को लोकमाता कहा है? या काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। हिमालय को डैश कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद में कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। हिमालय को डैश कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। एक किताब की एक पंक्ति है, हिमालय को ससुर और समुद्र को दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं। पाठ के लेखक को नदियों में किसके रूप प्रतीत होते हैं? अब ये थोड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। पाठ के लेखक नागार्जुन को नदियों में स्त्री के सभी रूप प्रतीत होते हैं। पाठ के लेखक नागार्जुन को नदियों में स्त्री के सभी रूप प्रतीत होते हैं। नदियों में कभी उनको माँ का रूप दिखता है तो कभी बेटी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। लेखक को कालिदास की कौन सी बात याद आ गई थी? लेखक को कालिदास की कौन सी बात याद आ गई थी? लेखक कहते हैं कि कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी यह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ये कहानी में एक जगह पर प्रसंगवश लिखा गया। लेखक कहते हैं कि कालिदास की विरही यक्ष ने अपने मेघदूत को कहा था कि वेत्रावती यानी कि बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देने जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक नदियों को हिमालय की बेटी क्यों कहते हैं? लेखक नदियों को हिमालय की बेटी क्यों कहते हैं? मुझे पता है आप लोगों को चैप्टर पढ़ने के बाद यदि वो समझ में आया है तो इसका जवाब आप बहुत आसानी से दे सकते हैं, लेकिन फिर भी इसको सजाकर लिखने की ज़रूरत है। लेखक नदियों को माँ के रूप में स्वीकार करने के साथ साथ इनके सभी रूपों को स्त्री के रूप में देखता है। चूँकि यह सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, इसलिए वह नदियों को हिमालय की बेटी की तरह देखता है और उनको हिमालय की बेटी मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक नदियों को प्रेमी के रूप में क्यों बुलाता है? लेखक नदियों को प्रेमी के रूप में क्यों बुलाता है? लेखक कभी कभी उन्हें प्रेमी के रूप में बुलाता है क्योंकि जिस तरह एक प्रेमी
अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उत्सुक होता है, उसी तरह ये नदियां भी सागर से मिलने के लिए उत्सुक हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के भौगोलिक महत्व बताइए। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी आप लोगों को ये भी जानना ज़रूरी है। ये नदियाँ डेल्टा फॉर्म करने के लिए मत्स्य पालन, चावल की फसल व जल स्रोत का उत्तम साधन है। काका कालेलकर द्वारा नदियों को लोकमाता का नाम क्यों दिया गया है? नदियों के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता का नाम दिया है। उन्हें ऐसा कहा है क्योंकि यह नदियाँ आदिकाल से ही एक माँ की तरह हमारा भरण पोषण करती आई। ठीक है, एक और क्वेश्चन, लेखक को नदियों की कौन सी बात हैरान करती? जब लेखक हिमालय के कंधे पर चढ़कर देखता है कि दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है, तो इस दृश्य को देखकर लेखक को हैरत का अनुभव होता है। दुबली पतली नदियाँ जो है मैदानों में उतरकर ही एक विशाल रूप धारण कर लेती है, और ये देखकर लेखक को हैरानी होती है। कुछ प्रश्न यहाँ हमने की है, लेकिन इसके अलावा भी यदि मुझे बाद में लगता है कि और कुछ प्रश्न जोड़े जा सकते हैं तो मैं वो भी जोड़ दूंगी। इतने प्रश्न आप करके रेडी करेंगे। इन प्रश्नों को यहाँ देने के बावजूद भी, वीडियो में डिस्कस करने के बावजूद भी आप लोगों को रिटन फॉर्मेट में एज असाइनमेंट और एज होमवर्क प्रोवाइड करवाया जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग क्लास 7 में आ गए हैं, आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, और क्लास में भी आप लोग जब काम करते थे तो आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते थे। तो आप लोग वीडियो को फॉलो करेंगे, चैप्टर को पढ़ेंगे और मेरे दिए गए असाइनमेंट को बहुत ध्यान से देखकर तभी आप कॉपी में लिखेंगे। इसलिए आप मिस्टेक्स बहुत कम करेंगे। टू अर्र इज़ ह्यूमन, मिस्टेक्स इंसान से ही होती है, इंसान ही गलती करता है, लेकिन आप लोगों में से कुछ बहुत बेहतरीन कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स कर रहे हैं। ऐसा मिस्टेक जो कि मुझे उनसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है ऐसा करने की, क्योंकि रिटन फॉर्मेट में पूरा दे देने के बाद आप जब उसको उतार रहे हैं तो थोड़ा आप लोगों को भी केयरफुल होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर कॉपी नहीं है कि मैं पेन से करेक्शन करते वक्त आपका ठीक कर दूँ। यहाँ आपका जो फॉर्मेट है, यहाँ पर असाइनमेंट जो आपका है उसको एक बार क्लिक करके ओपन करने के बाद फिर क्या होता है कि वो दोबारा शो नहीं करता है। तो इसलिए बहुत सारे मिस्टेक्स अगर हो जाते हैं तो उनको याद रख के उसको चैट में रिप्लाई के ज़रिए सारा करेक्शन करना नामुमकिन हो जाता है। तो 2-1 गलतियां अगर हो तो उसको मैं जहन में रख के आप लोगों को बता सकती हूँ, लेकिन छोटे छोटे अगर बहुत ही सिली मिस्टेक्स हैं तो इनका करेक्ट करना मुश्किल है और आपकी कॉपी में गलतियाँ रह जाएंगी। इसलिए आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि आगे से आप लोग बहुत ही केयरफुली काम करेंगे। इसी उम्मीद के साथ ये पाठ भी ख़त्म होता है और आज का ये क्लास। धन्यवाद।